Hello class. First of all, a very warm welcome to all of you in today class. And in this class, we are going to see the name of important term in English literature and coined by whom. कुछ ऐसी terms English literature के जिनका एटलीस्ट हमको नेम तो पता होना चाहिए कि हाँ ये टर्म है इंग्लिश लिटरेचर में और उसके कौन उसको लेकर आया, कॉइंड बाय होम, प्रतिपादन किसने किया उसका। बस यही हम एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे और सिर्फ टर्म्स के ही 2-3 वीडियोस हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर टर्म से कोई क्वेश्चन आता है तो वो ना छूटे। एटलीस्ट कुछ नाम ही टर्म्स के ऐसे होते हैं कि हमको पता ही नहीं कि ये भी कोई इंग्लिश लिटरेचर का टर्म है। ओके तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म। अब टर्म को इन्वेंट किसने किया, कॉइंड किसने किया, ये एक ही होता है। तो इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम जो टर्म है, ठीक है, इसको किसने किया। तो सर द करेक्ट आंसर इज G.M. हॉपकिंस। ये एक स्प्रंग रिदम एक पोएटिक रिदम है जो कोई इमिटेट करती है रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच को। एंड ये एक मीटर का ही काइंड है, बट मीटर में नहीं है, उसी का ही काइंड जो कि G.M. हॉपकिंस ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म है ये स्प्रंग रिदम। G.M. हॉपकिंस हमें यहाँ याद रखना है। एक ये पोइट्री का एक टर्म है, इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री में स्प्रंग रिदम G.M. हॉपकिंस का मीटर ही है एक तरह का ये। पैराडॉक्स एंड टेंशंस आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाय। तो ये जो टर्म है दो, इसको प्रमोट किसने किया था, या ज़्यादा से ज़्यादा कौन ने इसका यूज़ करके उसको स्पेशल पहचान दिलाई इन लिटरेचर, पैराडॉक्स एंड टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है टेट एंड ब्रुक्स। पैराडॉक्स, टेंशन, क्रिटिकल टर्म्स बाय टेट एंड ब्रुक्स, प्रमोटेड बाय टेट एंड ब्रुक्स, एलन टेट एंड क्लेंथ ब्रुक्स। नेक्स्ट यहाँ हम लोग केवल नेम और उसका कौन इसको लेकर आए यही देख रहे हैं स्टूडेंट्स। द टर्म वुमनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये जो हमारी टर्म है वुमेनिज्म फर्स्ट यूज बाय, द आंसर इज डी, एलिस वॉकर। ये है जिन्होंने इसको लेकर आई है वुमेनिज्म। और इसका यूज़ इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था 1979 में। इनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी कमिंग अपार्ट, उसमें किया था वुमेनिज्म टर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो आर्ट फॉर आर्ट सेक को कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है। द आंसर इज एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म एंड इक्वल टू आर्ट फॉर आर्ट सेक, एक ही है ये। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइंड बाय। सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टर्म है वो किसके द्वारा कॉइंड किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है I.A. रिचर्ड्स। तो क्रिटिसिज्म का जहाँ नाम आता है I.A. रिचर्ड्स का नाम आता है, तो ये I.A. रिचर्ड्स ही है इसके। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टर्म है वो इनके द्वारा दी गई है, I.A. रिचर्ड्स। इंग्लिश एजुकेटर, लिटरेरी क्रिटिक हैं ये, और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है क्रिटिसिज्म के तहत, जैसा कि हमारे है सिलेबस में क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें उन्होंने इस टर्म को कॉइंड किया है, बताया है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और किस वर्क में बताया है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो ये टर्म I.A. रिचर्ड्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द टर्म गायनो क्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गायनो क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो अ टर्म, एंड ये किस क्रिटिक ने यूज़ किया था सबसे पहली बार। तो इसका आंसर है एलेन शोवाल्टर, डी, एलेन शोवाल्टर। ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन को, एक जगह हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक टर्म, पहले तो हमें टर्म का नेम देख लेना कि ये भी कोई एक टर्म है। गायनो क्रिटिसिज्म या गायनो क्रिटिक्स भी कहते हैं इसको। कॉइंड इसको किया था 17th सेंचुरी के टाइम एलेन शोवाल्टर ने। और कोई वुमेंस का जो है गायनो जैसे वर्ड आप समझ रहे हो, तो वुमेंस लिटरेचर को एनालिसिस किया गया इसमें। द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विद, ये थोड़ा इजी सा नेम है कैंपस नॉवल। तो इसको कौन ने किया, एसोसिएट कौन है इससे। करेक्ट आंसर इज किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस थे जो इससे कनेक्टेड थे कैंपस नॉवल से। और ये जो किंग्सले एमिस, सर जो किंग्सले थे, इनका फुल नेम था सर किंग्सले विलियम एमिस। इंग्लिश नॉवलिस्ट है, पोइट, क्रिटिक, टीचर। इन्होंने कैंपस नॉवल वो होती हैं जिनकी जो सेटिंग होती है ना यूनिवर्सिटी कैंपस में हो। जैसे जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनकी सेटिंग कहाँ है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, मैक्सिको, लाइक। तो ये नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेटिंग एक कैंपस में हो यूनिवर्सिटी के, तो कैंपस नॉवल हो गए वो।
किंग्सले एमिसन इसको फर्स्ट ये से कनेक्टेड है टर्म से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग विच सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस एज एन आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी. तो इनमें से कौन सी टर्म है? पहले तो इसका आंसर है मेटाफिक्शन. और एक तरह की ये टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक होती है, या फिर फिक्शन का एक जैनर होता है जहाँ पे जो फिक्शनल वर्क को इस तरह से बताया जाता है, वो सेल्फ कॉन्शियस वे में लिखा जाता है. ओपनली ड्रॉज अब खुद से ही वो अटेंशन ड्रॉ करेगा, जो लिखा गया है जो वर्क खुद से अटेंशन ड्रॉ करे, लेकिन ना सेल्फ कॉन्शियसली सिस्टमेटिकली ड्रॉ अटेंशन टू इट्स स्टेटस, जो उसका स्टेटस है उस पर, तो वो हमारा हो जाता है. ये इस टर्म में वो आता है, उसको हम लोग मेटाफिक्शन कहते हैं. ठीक है, ये टर्म है एक तरह की. और यहाँ पे इसका टाइप बताया गया है, कॉइन अभी नहीं है. तो जो टाइप है मेटाफिक्शन क्या होता है? जो अट्रैक्ट करे कॉन्शियस को, आपके ड्रॉ करे अटेंशन को अपने स्टेटस की तरफ, सिस्टमैटिकली इस तरह से लिखा जाए कि आप खुद ही अट्रैक्ट होते जाओ, उसमें डूबते जाओ, लाइक मेटाफिक्शन. नेक्स्ट हमारे सामने जो टर्म है डायस्टोपिया, ये भी एक टर्म है. और ये क्या होती है, किस चीज़ को एम्प्लाइज करते हैं इसमें? तो का आंसर इसका है डी, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. वर्ल्ड है, इमेजिनरी है, इमेजिन जो इमेजिनेशंस में जो वर्ल्ड होता है, बट वो कैसा है? अनप्लीजेंट है, प्लीजेंट नहीं है, तो उसको डायस्टोपिया कहते हैं. वो इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. तो ये थोड़ा सा कॉमन हो गया होगा जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेसन्स देख रखे हैं. तो इसके एक टी.एस. इलियट है, थॉमस स्टर्न इलियट. स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मैंने कई बार समझा दिया था. यहाँ भी क्या है? कोरिलेशन है, रिलेशन है, कोरिलेशन है ऑब्जेक्ट्स के बीच. जो भी हमारा वर्क लिखा जाता है, नॉवेल्स है, ड्रामा है, तो उसमें जो भी सिचुएशंस होती हैं वो सब कनेक्टेड होती हैं. सिचुएशंस, देन एक्टर्स के कॉस्ट्यूम, उनके फेस इमोशंस एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, उनके डायलॉग, एवरीथिंग, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब को रिलेटिव होते हैं. तो ये टी.एस. इलियट का टर्म है, फादर कहलाता है इसके, फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव. और इन्होंने इस टर्म का यूज़ फर्स्ट टाइम किया था, या इसको कॉइन किया था फर्स्ट टाइम. इनका जो ऐसे था ऑन हैमलेट, इनका वर्क है ऑन हैमलेट. हैमलेट तो हमारे शेक्सपियर जी का है ना, बट ऑन हैमलेट इन्होंने लिखा था. तो उसमें इन्होंने इस टर्म को बताया, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को. एक क्वेश्चन ये भी चला जाएगा. द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज़ यूज टू रिफर टू. तो ये कौन सा एक टर्म है? लॉस्ट जनरेशन किन के लिए यूज़ किया जाता है? सर आंसर इज़ ए, अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड. सिविल वॉर पीरियड जो अमेरिका में चला था 1861 से 1865 के बीच, उस समय जो लिटरेचर अमेरिकन राइटर्स के द्वारा लिखा गया, उन राइटर्स को लॉस्ट जनरेशन करके कहा जाता है. तो ये अमेरिका का है, ये भी हमें याद रखना है, सिविल वॉर पीरियड के टाइम का है. और लॉस्ट जनरेशन इज अ टर्म, अपने आप में ये टर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फॉर द नॉवेल इज इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस. यूरोपियन लैंग्वेज में नॉवेल जो लिखी जाती है एक टर्म होता है उसका भी. तो इसका आंसर है नॉवलेट. करेक्ट आंसर इज नॉवलेट. और नॉवलेट क्या होता है? नॉवेल का ही शॉर्ट फॉर्म होता है. और ये जो वर्ड है ना, नोवेला, नोवेला से बना है. ये नॉवलेट वर्ड जो है इटालियन वर्ड नोवेला से बना है. और नोवेला का मीनिंग क्या होता है? अ लिटिल न्यू वर्ड. तो लिटिल फॉर्म है नॉवेल का, दैट इज कॉल्ड नॉवलेट. इटालियन वर्ड नोवेला से ये बना है. यूरोपियन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है ये टर्म नॉवेल लिखने के लिए. व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा. अब ड्रामा में ये होता है कर्टेन रेजर. कर्टेन रेजर, ड्रामा स्टेज पे हो रहा है, कर्टेन उठता है, लाइक. तो कौन सा टर्म इसमें होता क्या है ये कर्टेन रेजर में? इसका आंसर है डी, और शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले. जो ड्रामा है, मतलब मेन प्ले होगा अभी परफॉर्म स्टेज पर, उसके पहले एक शॉर्ट प्ले जस्ट, तो उसको कहते हैं कर्टेन रेजर. कर्टेन उठने से जस्ट पहले कह सकते हैं. अ कर्टेन रेजर इज़ अ परफॉर्मेंस स्टेट एक्ट होता है, शो एक्टर परफॉर्मर जो कि ओपन्स करते हैं शो फॉर द मेन अट्रैक्शन, और इज़ अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस परफॉर्म्ड. मतलब जो मेन अट्रैक्शन होना है, मेन ड्रामा चलेगा, उसको उसके प्रति ऑडियंस को खींचने के लिए. जैसे कि स्टेज शो होते हैं, कोई सेलिब्रिटी आती है, वो शो स्टॉपर बन के ही आते हैं, उसके पहले के आते हैं लोकल टाइप के, जो अगर जो
फैशन शो होता है तो मॉडल्स आते हैं, देन मेन जो होते हैं गेस्ट वो लास्ट में आते हैं, तो वही समझ कर्टेन रेजर पहले शॉर्ट प्ले। लाइक हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, तो हॉपकिंस, इसका क्वेश्चन दूसरी बार आ गया। हॉपकिंस है ये, GM हॉपकिंस, जिन्होंने स्प्रंग रिदम को इन्वेंट किया था, इस टर्म को। हम लोग ने सिर्फ टर्म और उसके नाम ही देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया इससे। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो एक बार इन ऐसा क्वेश्चन बनता है, हु इनमें से कौन से हैं मेटाफिजिकल पोइट, और जॉन डन का नाम आता है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं इसको पहले सबसे पहले यूज्ड किसने किया, मेटाफिजिकल पोइट्स, ये जो टर्म है, तो डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज़ द करेक्ट आंसर, मेटाफिजिकल पोइट। ऐसे इंग्लिश की कई सारी टर्म्स हैं, तो जो हमने आज इसमें से सिर्फ 15 के सिर्फ नाम और उनको किसने कॉइन किया या वो कुछ होते क्या हैं, जैसे कैसे उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो आज हमने देखने के लिए कोशिश किया है समझने की। तो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।